आज बात करते हैं कि क्या एक बड़ी साजिश के तहत नोड को मारा जा रहा है। नोड जेएस को मारने के लिए दो बड़ी कंपनीज बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही है। क्या, कैसे, क्यों? अभी अभी खबर आई है कि बन जो है, एक BUN करके एक चीज होती है जिसको नोड जेएस का रिप्लेसमेंट, बेटर ऑल्टरनेटिव कहा जाता है, उसको क्लॉड जो कंपनी है, एंथ्रोपिक जो कंपनी है, उसने अक्वायर किया है पूरा का पूरा। आराम से इस कंपनी का दाम किसी ने बताया तो नहीं है, बट 100 से 200 मिलियन के आसपास आप लगा लो इस कंपनी का दाम गया है। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि बन जो है उसने ऑलरेडी बहुत सारे मिलियंस में VC फंडिंग उठा के रखी है। तो जब आप VC फंडिंग उठा के रखते हो तो आप उस दाम से नीचे तो खुद को बेच नहीं सकते हो, कोई जाएगा भी नहीं। ठीक है, बन जो है अभी तक पैसे नहीं कमा रही थी, फिर भी फंडिंग उठा के रखी हुई थी। क्लॉड जो है यानी एंथ्रोपिक जो है, मैंने जैसे अगर आपने इस चैनल को फॉलो करके रखा है और नहीं करके रखा है तो क्यों नहीं करके रखा है, सब्सक्राइब कर लो। पर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हम बार बार बात करते हैं कि दो चीजें हैं। एक तो AI में एक ही जगह पैसा बन रहा है और वो है कोडिंग, और दूसरा AI में कोडिंग का बादशाह भीखू मात्रे, जो भी आप नाम लगाना है, फैजल खान, वो एक ही कंपनी है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने कहा है हम इमेज जनरेशन वाले लोग नहीं हैं, हम सोरा वीडियो जनरेशन वाले लोग नहीं हैं, हम कंज्यूमर चैट GPT वाले लोग नहीं हैं, हम हैं कोडिंग वाले लोग। कोडिंग में एंटरप्राइज में बहुत सारा पैसा है। क्यों बहुत सारा पैसा है? क्योंकि कोडिंग और एंटरप्राइज में इतना सारा पैसा डेवलपर को जाता है कि कहा जाता है कि भैया तुम $20 $100 और खर्चा कर लो महीना में, अगर 5% भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्लॉड के कारण तो वर्थ इट है। तो ये जो पूरा मार्केट है ये क्लॉड ने यानी कि एंथ्रोपिक ने खा रखा है। काफी कयास लगाए जा रहे हैं, बातें हो रही कि 2026 में एंथ्रोपिक जाएगा IPO और मैसिव IPO होगा, $300 बिलियन का IPO होगा। बहुत बड़ी बात है एक कंपनी के लिए, जो कंपनी आज के टाइम पे $1 बिलियन रेवेन्यू कमा रही है। 300 गुना करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, और इसमें बन कहां फिट होता है, और नोड जेएस को मारने की साजिश कहां है, एक एक करके समझते हैं। तो बहुत सारे दिग्गजों ने ये कहा है कि ये जो एक्विजिशन हुआ है ये इसलिए हुआ है कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स बहुत महंगे होते हैं और ये एक तरह का एक्विहायर है। कोई हायर का मतलब होता है कि हमें टीम खरीदनी थी तो हमने कंपनी खरीद ली, सिंपल सी चीज है। मुझे लगता है कि यार इतना कम तो मत सोचो यार, एंथ्रोपिक वालों को थोड़ी तो इज्जत दे दो, बन वालों को थोड़ी तो इज्जत दे दो। अच्छे से सोचा उन्होंने क्या सोचा है? पहली बात ये कि देखो, नोड को समझना जरूरी है। नोड एक बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। नोड जेएस पुरानी तो मतलब कहना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट हाँ 2008-7 के आसपास की है, पुरानी हो चुकी है। और नोड जेएस के ऊपर बहुत सारा भार था जब नोड जेएस आया था, तो उसको उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। जब नोड जेएस आया था तो जावास्क्रिप्ट हमेशा और हमेशा के लिए ब्राउजर में ही रन होता था। उसने कहा कि नहीं, हम ब्राउजर के बाहर इसको रन करेंगे, और जो भी पैकेजेस हैं, पैकेजेस मतलब जो भी लाइब्रेरीज हैं जो ब्राउजर में रन होती थी, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी रन कर सके। तो बड़ा बैकवर्ड एक सपोर्ट है इस डिजाइन के अंदर। इतना ही नहीं, देखो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, देखो मैं कितना आराम से पुट कर देता हूँ ये चीज। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टीम से हमारी बात होती थी और हम कहते थे कि यार विंडोज टीम, यार तुम लोग जो है थोड़ा अच्छा बनाओ यार, ठीक है, मतलब बढ़िया बनाओ विंडोज को। तो एक हमारे मित्र हैं एक्चुअली स्कूल के जो विंडोज कोर टीम में थे, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि भाई तने देख, तुझे पता है एक चीज कि 1990s में अगर एक सॉफ्टवेयर लिखा गया है विंडोज पे चलाने के लिए, तो चाहे विंडोज का कोई भी वर्जन आ जाए, 30 साल बाद भी वो सॉफ्टवेयर एज इज विंडोज पे चलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एंटरप्राइजेस जो हैं यानी कि बड़ी कंपनी जो हैं, वो कंज्यूमर की तरह हर दिन अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं भेजती रहती। वो एक बार लिखती हैं, बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर उनके पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बार बार हिलने डुलने लगे तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे लिखे जाते हैं एंटरप्राइज में जो बड़े मेहनत से बहुत सही जगह पे चल रहे हैं, उनके डेवलपर शायद कहीं और चले गए, हम क्यों ऐसा बोले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस है कि सॉफ्टवेयर जो आप लिख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो, वो प्लेटफॉर्म को बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बहुत सारी रखनी पड़ती है। नोड जेएस भी जब आया तो इसी थॉट से आया कि हम जो भी जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है मोर और लेस उसको सपोर्ट तो करे, और उसके बाद जो भी चेंजेस आए वो इस तरह के आए कि भैया जो लिखा गया है वो ब्रेक ना कर जाए, तो ब्रेकिंग चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करें। बन वालों ने कहा कि सुनो, हो गई बहुत बात, हम ऐसा लिखेंगे कि सब जो चीजें नोट करता है हम वो करेंगे, उससे अच्छा करेंगे, उससे फास्ट करेंगे, उससे बेटर करेंगे, जो अर्गोनॉमिक्स है, जो डेवलपर एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा करेंगे उससे, और फास्ट तो इतना करेंगे, मतलब 5 से 10 गुना ज्यादा फास्ट करेंगे नोड जैसे हम चीजें। टाइपस्क्रिप्ट का नेटिव सपोर्ट देंगे। देखो जब नोड आया था तो टाइपस्क्रिप्ट का नामो निशान नहीं था, तो जब टाइपस्क्रिप्ट आया तो नोड को उसको सपोर्ट तो है बट डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं है। नोड के पैकेज मैनेजर बिल्कुल अलग काम करते हैं, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो बन जो पैकेज मैनेजमेंट करता है वो बहुत ज्यादा अच्छा करता है नोड जेएस से। इसलिए जो कोल्ड टाइम स्टार्ट होता है, कोल्ड टाइम स्टार्ट का मतलब क्या होता है
है कि अगर मैं एक प्रोग्राम को पहली बार रन करूं तो कितना टाइम लगता है उसको शुरू होकर फर्स्ट इनपुट लेने के लिए रेडी होने में। तो वो बन उसमें 20x फास्टर है Node.js से, टाइपस्क्रिप्ट उसमें बिल्ट इन है, टेस्टिंग उसमें बिल्ट इन है, पैकेज मैनेजमेंट बिल्ट इन है, इतना अच्छा बिल्ट इन है कि वो Node.js की तरह ऐसा नहीं करता कि यार सारा पैकेज JSON में पढ़ो, जहां जहां हो कहीं पर भी हो पैकेज ढूंढो, सारा ग्राफ बिल्ड करो उसके बाद शुरू हो, ये सब चीजें नहीं करता। वो बाइनरी में काम करता है, वो JSON फेसॉन जैसी चीजों में भरोसा नहीं रखता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिग के ऊपर लिखा गया है टूल। पर ये सब अच्छी बातें तो अपनी जगह है, अच्छे टूल के लिए कोई 100-200 मिलियन नहीं खर्चा करता, ये बात आपको समझनी होगी क्यों खर्चा करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि नोड जब बना था वो पुराने टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट करने के लिए और उसके बाद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए बना था। पर अब क्या हो रहा है, पहले ये समझिए कि जो नोड है वो एंटरप्राइज में इतना घुस नहीं पाया जितना उसको घुसना था। आज के टाइम पे Node.js जो है वो कुछ ही जगह यूज होता है, जैसे कि जो सर्वरलेस फंक्शंस लिखते हैं लोग, छोटे मोटे फंक्शंस लिखते हैं, वहां Node.js यूज होता है। जो आपको सर्वर साइड अगर रेंडरिंग करनी है जैसे वर्सल है तो वहां Node.js यूज होता है। और जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं सीरीज ए सीरीज बी के पहले वाले स्टार्टअप्स, वो Node.js यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर को हायर करोगे तो वो फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट नेटिव में मोबाइल ऐप सब लिख लेता है, तो वहां पर इटरेशन स्पीड बहुत बढ़ जाती है। एक स्टार्टअप को एक स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एक मार्केट को प्रूव करने की जरूरत होती है कम टाइम के अंदर। तो वहां सब ये मान के चलते हैं कि यार देखो ए तक तो हम कर लें, फंडरेज होगा, फिर हम स्पेशलिस्ट लाएंगे, वो लोग रस्ट में, गो में, कोटलिन में, जिसमें मन होगा बैकएंड को लिखेंगे, बैकएंड को डिजाइन करेंगे। अभी नहीं करेंगे ये चीज। उसके अलावा क्या हुआ कि जो नए लैंग्वेजेस आए उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली। जैसे अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग देखो तो वहां C++ के बाद रस्ट आ गया है। अब नया कोई अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग करता है तो रस्ट में करता है। उसी तरह अगर आप इंफ्रा देखो, क्लाउड मैनेजमेंट देखो, कुबरनेटीज वगैरह देखो, तो वहां गोलैंग जाके बिल्कुल बैठ गया है कि अगर इंफ्रा का काम होगा तो गोलैंग करेगा। अगर आप बैकएंड देखो तो वहां गोलैंग भी है, रस्ट भी है, और जावा और C# बहुत टाइम से है। इस तरह की कोई जगह Node.js के लिए एंटरप्राइज में नहीं बन पाई। Node.js की जो जगह बनी वो यही बनी है कि अब मैं क्लाइंट साइड थोड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सर्वर साइड हल्का कर लेता हूं, डेस्कटॉप ऐप कर लेता हूं, थोड़ा मोबाइल ऐप कर लेता हूं। आगे बढ़ने के पहले एक सेकंड के लिए रुकेंगे। आप लोग वीडियोस देखते तो हो लेकिन वो प्यारा वाला कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते और लाइक तो बिल्कुल नहीं करते। अगर कुछ मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं तो कमेंट में बता दो, अगर अच्छा लग रहा है तो क्या पैसा लग रहा है तुम्हारा इतना छोटा छोटा चीज करने के लिए, कर दो यार। डेस्कटॉप ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज ये हुई है कि डेस्कटॉप ऐप भी वापस आए हैं। आज के समय में हर ऐप जो AI बना रहा है वो साथ में एक डेस्कटॉप ऐप भी रिलीज कर रहा है। ChatGPT का डेस्कटॉप ऐप है, हर किसी का, परप्लेक्सिटी का, नोशन का, सबका डेस्कटॉप ऐप है आज के टाइम पे। तो डेस्कटॉप ऐप भी वापस आया और डेस्कटॉप ऐप भी आज के टाइम पे जो भी बनते हैं सब Node.js बेस्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चीज है, उसके ऊपर ये डेस्कटॉप ऐप बनते हैं। डेस्कटॉप ऐप में एक बड़ा डीप डाइव कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तो बता देना कमेंट के अंदर। हुआ क्या है कि जो इकोसिस्टम टुवर्ड्स फर्स्ट टाइम पीपल है, पहली बार जो कोड लिख रहे हैं, जिनको अपना स्टार्टअप आइडिया टेस्ट करना है, वो सब Node.js में बैठे हैं। ये हम समझ गए। पर इन सबके साथ ये समस्या है कि Node.js जो है इनको स्लो करता है, इनको परेशानी देता है, और जो पैकेज मैनेजमेंट है वहां बड़ी अफरा तफरी है। होता क्या है आप समझो एक बार कि जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, एक मैंने ऐप लिखा, वो Node.js में मैंने लिखा। अब मैं बहुत सारे लाइब्रेरीज यूज करूंगा उसके अंदर, और वो लाइब्रेरीज, एक और चीज होती है नोड के अंदर जो NPM के जो इकोसिस्टम है उसमें लाइब्रेरीज बहुत जल्दी अपडेट होने के लिए परेशान रहती है। जावा वगैरह का इकोसिस्टम जो है, पुराने इकोसिस्टम्स बहुत ज्यादा मैच्योर है इस मामले में, हर छोटी मोटी चीज के लिए अपडेट और अपग्रेड नहीं भेजते रहते। इसका एक और रीजन ये भी है कि जो ये इकोसिस्टम है जावा का, C# का, इन्होंने इतना सारा वॉल्यूम देखा है, इतना सारा कोड देखा है कि ये जल्दी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज में भी नहीं फंसते हैं। नोड में ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी आपको सिक्योरिटी पैच भेजना पड़ता है, कभी आपको कोई API पैच भेजना पड़ता है, कहीं आपको समझ में आता है वो जो पैच भेजा था उसमें परफॉर्मेंस इशू आ गया तो फिर से पैच भेजना पड़ता है। तो बड़ा कांस्टेंट अपडेट साइकिल चलता है Node.js की दुनिया में। बन जो है वो कह रहा है कि देखो, बन एक बार बनेगा और उसके अंदर सारी चीजें हैं, तो बाहर अगर पैकेज मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं एक कंपनी हूं और पैकेजेस बाहर मैनेज हो रहे हैं तो मुझे हर बार जब कोई पैकेज बाहर मैनेज होगा मुझे जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वो जो पैकेज अपडेट हुआ है कहीं वो दूसरे पैकेज के साथ ब्रेक तो नहीं कर दे रहा है। बहुत सारी समस्या है। अब ये समस्या में भी कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमंस जो है, लोग जो है, डेवलपर जो है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पर मार्केट देखो, मार्केट Node.js का वहां है जहां फर्स्ट टाइम कोडर, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप्स, आइडिया वैलिडेशन
पे गेम चलता है। वहां पर क्लॉड जो है, जो उसने बोला कि नहीं देखो हम तो एआई में कोडिंग में नंबर 1 है, ऑब्वियसली घुसना चाहता है। क्लॉड कोड आज के टाइम पे नंबर 1 है इस चीज में, कोडिंग में, कोडिंग असिस्टेंट में। तो ऑब्वियसली उसकी नजर है वाइब कोडिंग के ऊपर कि यार अगर मुझे एक छोटा सा एक माइक्रो सैस बनाना है, मार्केट टेस्ट करना है, तो वो क्लॉड करे। और ऐसे 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, मैं तो कहूंगा 10 लाख या 1 मिलियन ऐसे एप्स लोग बनाए। इस पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, लवेबल है, बोल्ट है, रेप्लिट है, वाबी करके कंपनी, उसने 40 मिलियन या 20 मिलियन ऐसा कुछ फंडिंग उठाया है, चेक कर लेंगे। तो इतना सारा गेम चल रहा है वाइब कोडिंग की जगह पे, और क्लॉड ऑब्वियसली चाहता है कि हम भी यहां घुसे, हम भी यहां पे एक बढ़िया, मतलब कोडर्स को तुम समझते हैं, कोडिंग तुम समझते हैं, कोडिंग तो हमारा क्लाइंट अच्छा कर पाता है, क्लॉड कोड, हम वाइब कोडिंग में भी घुसे। अगर मैं क्लॉड हूं, मैं एंथ्रोपिक हूं, तो मैं ऐसा जरूर सोचूंगा। और अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि यार देखो, Node.js का पैकेज मैनेजमेंट और Node.js का स्लोनेस इज अ हेल, इज अ प्रॉब्लम। उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? ये पहली बार नहीं हुआ इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है। वर्सेल एक बहुत बड़ी कंपनी है आज के टाइम पे, जिसने टर्बो रिपो को अक्वायर किया था 2021-22 के टाइमलाइन पे। तो उसने भी इसीलिए अक्वायर किया था कि अगर मुझे इतना सारा पैकेज बिल्डिंग करना है, क्योंकि Next.js का काम ही यही है कि भैया वाला काम है कि सर्वर पे खूब सारे बिल्ड चलते रहेंगे। जब भी तुम कोई चेंज भेजोगे, कोई पीआर भेजोगे, तो फिर से सब कुछ बिल्ड होगा। तो बिल्ड मुझे फास्टर चाहिए, बिल्ड मुझे डिटर्मिनिस्टिक चाहिए, बिल्ड मुझे सही चाहिए। और जो मेरा डेव है कि भैया उसमें हॉट रिलोडिंग होती है कि आपने कुछ चेंज करा तो आपके कंप्यूटर पे वो तुरंत ऐसे चेंज दिखने लगा। तो अगर मुझे ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, मेरे कंपनी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्यों ना उसको अक्वायर करके अंदर ले आऊं, रादर देन कि मैं डिपेंडेंट रहूं एक ओपन सोर्स कंपनी के ऊपर कि भैया वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। समझ रहे हो ना आप बात को? कोई भी यही चाहेगा कि अगर मेरा बिजनेस किसी और चीज पे इतना डिपेंडेंट होता जा रहा है तो मैं उसको अपने अंदर ले आऊं, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है, उसके जो एपीआईज है, उसको मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाऊं। सेम चीज क्लॉड भी कर रही है बन के साथ कि भाई बन, यहां आके बन, बाहर मत बन, ठीक है? और यहां आकर अगर बनना है तो जैसे बनना है बनो। तो उन्होंने कहा भैया देखो, MIT लाइसेंस रखो, ओपन सोर्स रखो, अपनी टीम रखो, पर जब आपके आका बदल जाते हैं, आपका बॉस बदल जाता है, तो आपको अब अपने बॉस के साथ थोड़ा अलाइन तो होना पड़ेगा। फायदा क्या है? बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत सारा फायदा है। इसको समझने के लिए एक बार ये चीज समझ लो कि जो क्लॉड कोड है या क्लॉड है या जो भी तुम्हारे चैट जीपीटी, तुम जिसको भी यूज करते हो, कर्सर यूज करते हो, इन सबको एक जो नया अगर कोई लाइब्रेरी आता है, एक नया कोई वर्जन आता है, उसको इंटीग्रेट करना कोड बेस में बहुत परेशानी का सबब हो जाता है। प्रॉम्प्ट आप कितना भी अच्छा लिखो, आपको ह्यूमन उसमें लगता है अपडेट करने में। क्यों? क्योंकि जब इनके ट्रेनिंग होती है, इनके ट्रेनिंग साइकिल से इनके डिप्लॉयमेंट साइकिल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक मॉडल जो होता है, एक चाहे वो एंथ्रोपिक का मॉडल हो, सोनेट हो या चैट जीपीटी का मॉडल हो, ये जो मॉडल्स होते हैं वो एक बार ट्रेन होते हैं, सब कुछ सीखते हैं। हाँ, हमें कोडिंग कैसे करना है, हाँ हमें एनपीएम कैसे लगाना है, हाँ हमें ये चीज कैसे करनी, सब सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वो सीख लेते हैं तो रोज रोज नहीं सीखते हैं, कंटिन्यूअल लर्निंग नहीं होती है उनकी, वो बैठ जाते हैं, वो लॉक हो जाते हैं, उनके वेट्स लॉक हो जाते हैं, फिर उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब उनकी लर्निंग नहीं होती है, रोज रोज वो नहीं सीख रहे हैं। तो जो उन्होंने सीखा वो शायद 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले सीखा। उनमें ये भी चीज डाली गई उसके बाद कि जाओ भैया डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कर लो, इसी को कहते हैं रैग, कि भैया जाके सर्च कर ले भाई, पढ़ के कुछ कर दे। पर ये चीजें इतनी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी काम करेगी, कभी कभी नहीं काम करेगी। पर 1 मिलियन ऐप में अगर आप 99% टाइम भी सही हो, तो जो 1% टाइम आप फेल कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और उसके कारण लोग बातें करेंगे कि यार ये ऐप तो बनाता तो है, बट उसके बाद जैसे ही कुछ अपडेट करना होता है ये धड़ाम से गिर जाता है। तो मैं एज अ कंपनी, एज अ क्लॉड, एज एन एंथ्रोपिक क्या चाहूंगा? मैं बस एक ही चीज चाहूंगा कि यार ये प्रॉब्लम मैं हटा दूं। जब मॉडल अपडेट हो, बन तभी अपडेट हो, साथ साथ अपडेट हो जाए। बन के अपडेट के पहले मुझे पता हो कि बन में अपडेट जाने वाला है, ताकि मैं मॉडल को उस तरह से अपडेट कर लूं, मेरे पास उतना सारा डेटा रहे ताकि मैं उसको सही से आरएल करके सही से ट्रेन कर सकूं, सही से उसमें जो एरर्स आने वाले हैं मैं पहले ही एंटिसिपेट कर पाऊं और उसके ऊपर ट्रेन कर पाऊं। मैं क्यों ना करूंगा? तो अगर मुझे 3000 रुपए मान लो मिलने हैं, तो मैं 1-2 रुपए क्यों ना खर्च करूं कि मुझे 3000 रुपए मिल जाए? इतना रेशियो है ना 3000। हमें ऐसे 100-200 मिलियन सोच के बहुत लगता है, बट कंपेयर टू व्हाट दे आर टारगेटिंग, दिस इज अ ह्यूज डील और दिस इज छुट्टा चेंज। उतना कंट्रोल में चाहूंगा, यही कर रहा है। इसीलिए एंथ्रोपिक जो है बन के ऊपर इतना सारा किला बना रहा है। क्या इससे Node.js मरेगा? पहली बात तो यह है कि हाँ, थोड़ा तो असर पड़ेगा Node.js पे, क्योंकि क्लॉड जब कोड लिखेगा और बन में ज्यादा अच्छा लिखेगा तो धीरे धीरे डेवलपर्स, ऐसे भी नोड वाले डेवलपर्स बड़े फास्ट मूविंग होते हैं, वो मूव कर जाएंगे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कोड बन में लिखो या Node.js में लिखो, मैक्सिमम 99% कोड तो जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हो आप, टाइपस्क्रिप्ट ही लिख रहे हो आप, तो फर्क ही पहनता है, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए लोग और भी आराम से शिफ्ट कर जाएंगे कि हाँ ठीक है, अब बन विल बी द न्यू रन टाइम, सो मे बी मर्न के जगह हम मरब बोलेंगे। अच्छा नहीं साउंड कर रहा है
रहा है, बट आई थिंक वो कुछ और लेके आ जाएंगे उसके जगह, ठीक है। बट एन जो है मर्न स्टैक का वो थोड़ा गिरने वाला है। तो अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट समझ में आया कि भैया क्यों हो रहा है, तो इसमें पैनिक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये छोटे छोटे एप्स बनेंगे, उनको जब बड़ा होना होगा तो वो फिर आएंगे कहाँ, ये सबको समझ में आ गया है अब कि वो आना उनको डेवलपर्स के पास ही है। पर छोटे छोटे एप्स खूब बनाना चाहते हैं लोग आज के टाइम पे। वो एंट्री जो थी पहले, जो नो कोडिंग टूल से एंट्री हो रही थी, जो वर्डप्रेस से एंट्री हो रही थी, जो टेम्पलेट से एंट्री हो रही थी, वो एंट्री अब वाइब कोडिंग के थ्रू लोग करना चाहते हैं कि भैया अगर आइडिया चल गया तो फिर लोग हायर कर लेंगे, पैसे दे देंगे, वो उसको बड़ा करेंगे, वो उसका बैकएंड ले जाके फिर गो में लिखें, रश में लिखें, जावा में लिखें, कोटलिन में लिखें, की फर्क पहनता है, मेरा आइडिया तो चल जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज बनेंगे और क्लॉड ने एक बहुत ही समझदारी भरा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। मैं सही निकलता हूं या गलत निकलता हूं वो तो समय ही बताएगा, पर ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कोई नई नहीं है। ये टेक्निक बहुत बार, जैसे मैंने आपको टर्बो रिपो का एग्जांपल दिया, ये टेक्निक बहुत जगह बहुत बार यूज हो चुकी है। लिंक्डइन का एक्विजिशन माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तरह से किया था कि उसको सही से इंटीग्रेट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। भाई हम वर्क प्लेस के बादशाह हैं, तो हम वर्क प्लेस के बादशाह, हम एंटरप्राइज के बादशाह हैं, तो एंटरप्राइज का कोई और टूल कहीं और क्यों रहे, हम बेटर एंटरप्राइज इनेबलमेंट करेंगे। तो ये सब करते रहते हैं, इसमें कोई खास नई बात नहीं, लेकिन समझने में बड़ा मजा आता है ये चीज। और अगर आपको समझने में ये सब चीजें मजा आता है तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एक प्यारा सा कमेंट जो आप डालते हो वो जरूर से डाल देना कि भैया लव यू फ्रॉम दिस सिटी, लव यू फ्रॉम दिस स्टेट। वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।